गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग। आज से रिवीजन क्लासेस अपने स्टार्ट हो रहे हैं ऑडिट के अंदर। ये रिवीजन क्लास डिफरेंट कैसे है मैं बता देता हूँ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिवीजन, वन इज क्लासरूम रिवीजन एंड वन इज यूट्यूब रिवीजन। ठीक है, दिस इज क्लासरूम रिवीजन। दिस रिवीजन इज डिफरेंट फ्रॉम यूट्यूब रिवीजन। इसमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं? नंबर वन तो ऑडियंस का डिफरेंस होता है। यूट्यूब रिवीजन जो होता है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स देखते हैं जो शायद मुझसे पढ़े भी नहीं हैं, और क्लासरूम रिवीजन वो स्टूडेंट्स करते हैं जो मुझसे पढ़े हुए हैं। तो इससे बहुत बड़ा फर्क आ जाता है रिवाइज कराने के तरीके में। जैसे तुम लोग मुझसे पढ़े हुए ऑलरेडी, जब तुम मुझसे रिवीजन कर रहे हो ना, तो आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन यू। हमारा फोकस एक्सप्लेनेशन या अंडरस्टैंडिंग पे नहीं है, वो तो ऑलरेडी हो चुका। हमारा फोकस किस चीज़ पे? लर्निंग पे, मेमोराइजेशन पे, कि यार मेमोराइज करा दो क्लास के अंदर, कि हमको घर में पढ़ना नहीं पड़े, याद नहीं करना पड़े। तो फोकस इज ऑन मेमोराइजेशन एंड लर्निंग। यूट्यूब पे जो रिवीजन होता है उसमें क्या होता है? देयर इज अ सर्टेन सेक्शन ऑफ ऑडियंस जो मेरी स्टूडेंट्स नहीं है, तो उनको कंसेप्ट पता नहीं है, तो मुझे बैठ बैठ के कंसेप्ट समझाने पड़ते हैं। वो डाउट पूछते रहेंगे कि इसका मतलब क्या, उसका मतलब क्या, उसका मतलब क्या। उनके सामने मैं एक शब्द ही बोलूं तो मेरे को पूरा समझाना पड़ेगा। रोमम क्या है और रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, अच्छा सर वो क्या होता है, याद दिलाओ। तो पूरा बैठ के समझाओ उसको। तो वहां पे लर्निंग मेमोराइजेशन तो हो ही नहीं पाता, सारा फोकस समझाने में निकल जाता है। एक ये बहुत बड़ा फर्क है। दूसरा फर्क आता है नोट्स का। यहाँ पर जब मैं अपने स्टूडेंट्स को रिवाइज करा रहा हूँ ना, तो जो डिटेल हम लोग पूरा चैप्टर बैठ के पढ़े हैं, वही जो बुक में, वही सेम एज इट इज़ होल 100% सिलेबस को देख के रिवाइज कर रहे हैं। जबकि यूट्यूब में जब मैं रिवीजन कराऊंगा तो मुझे शॉर्ट नोट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं लॉन्ग नोट्स का वहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकता, वरना वहाँ जो स्टूडेंट्स हैं वो पूरे कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो वहाँ बहुत शॉर्ट नोट्स और बहुत कम कवरेज होता है। तो ये क्लासरूम रिवीजन का मेरा मेन पर्पस यही था कि मैं 100% रिवीजन कराना चाहता हूँ, अच्छे क्वालिटी का रिवीजन कराना चाहता हूँ, और फोकस समझाने एग्जाम्पल्स पे नहीं बल्कि लर्निंग में हो, जो एग्जाम में लिखने के काम आए। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी मच एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन, और 100%। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। मैं चैप्टर बाय चैप्टर मूव ऑन करूंगा। तो आज अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 1 से। ये देखो इधर अपने ऑडिट सिलेबस के अंदर टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 11 चैप्टर्स हैं। 11 चैप्टर के अंदर ही सारा का सारा स्टैंडर्ड्स मिक्स्ड है। तो अभी मैं चैप्टर 1 से चालू करूंगा रिवाइज कराना। बिफोर मूविंग ऑन आई वांट टू शो यू समथिंग। हमारे सिलेबस में इतने सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है। ये पूरी देखो लिस्ट बनाई हुई है। इसमें से कुछ कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो सिलेबस में नहीं है, बाकी सारे सिलेबस में। और कौन सा स्टैंडर्ड किस चैप्टर में आता है ये बताया हुआ है। जैसे पहला स्टैंडर्ड ऊपर क्या लिखा है? SQC 1 कौन से चैप्टर में आता है? 11 में। तो चैप्टर 11 में। फिर 200 किस में आता है? चैप्टर 1 में, जो अभी हम लोग करने जा रहे हैं। ऐसे एक एक करके चैप्टर बाय चैप्टर दिया। कुछ कुछ स्टैंडर्ड है जो सिलेबस में नहीं भी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो 240 एंड 250 क्या लिखा है उधर? मतलब ये सिलेबस में नहीं है। ये जो स्टैंडर्ड वाला चार्ट है ये मैं बार बार टेलीग्राम में पोस्ट करते रहा हूँ, और तुम लोगों ने देखा भी होगा इसको। ठीक है, एक बात मेरे को बताओ, टेलीग्राम में अगर मैं ये कोई चार्ट पोस्ट करूँ तो क्या वो डाउनलोड होता है? क्या उसमें फीचर होता है क्या? तो मतलब तुम लोग के पास डाउनलोडेड है ना ये हमेशा के लिए? ठीक है, तो ये 2 पेज तुम्हारे पास हमेशा रहना चाहिए, बिकॉज ये रिवीजन क्लास है। और अब एग्जाम के एंगल से हम लोग बात करें, एग्जाम में हर स्टूडेंट को स्टैंडर्ड का नाम नंबर याद होना चाहिए। अगर आपको स्टैंडर्ड का नाम नंबर याद नहीं है, दैट्स अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। तो तुमको नाम नंबर याद होना पड़ेगा। तो अभी मैं कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ? चैप्टर 1। चैप्टर 1 में कौन सा स्टैंडर्ड है? ऐसे 200 नाम याद करो, ऐसे 200। क्या नाम है? 2 टुकड़े हैं। पहला टुकड़ा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ये पूरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? याद करो, फटाफट याद करो, 10 सेकेंड। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद SA। ये नाम नंबर याद होना बहुत जरूरी है स्टैंडर्ड का। ठीक है, ओके। तो अभी आज तो मैं बता दिया, आगे से ये प्लीज तुम्हारे पास ये है ऑलरेडी, इसको बार बार याद करते रहो, नाम नंबर नाम नंबर नाम। और जो तुम्हारे सिलेबस में एक्सक्लूड है उसको काट दो, मतलब उसका नाम नंबर अपने को याद नहीं करना। 6, 7, 15, 23, 30, 36, बस 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्टैंडर्ड जो काट दो। तो 36 में से 6 गया। हमारे सिलेबस में कितने स्टैंडर्ड्स हैं? 30। ठीक है, 30 स्टैंडर्ड्स हमारे सिलेबस में, तो 6 काट दिया। बाकी का अपने को नाम नंबर, तुम घर में भी तो काट सकते हो स्टूडेंट में, तुम सबका नाम नंबर अब से याद करोगे, ये मैं बोल दिया हूँ। ओके, कभी अगर किसी चैप्टर में मैं स्टैंडर्ड का ऐसे दिखा के नाम नंबर याद करना भूल गया तो याद रखना तुमको सारा नाम नंबर याद करना है अच्छे से। नाउ लेट्स स्टार्ट। ये रिवीजन है।
तो रिवीजन में सबसे पहले मैं चैप्टर 1 से कराऊंगा। मैंने चैप्टर 1 जब पढ़ाया था तो एक मास्टर डायग्राम बनाया था तुम लोग के लिए फॉर द पर्पस ऑफ इमेजिनेशन कि ऑडिट कैसे होता है। ये सीए की ऑफिस है, ये देखो ये पार्टनर है, पार्टनर अपनी टीम को भेजेगा क्लाइंट के यहाँ काम करने के लिए। क्लाइंट के यहाँ जब आप काम करने जाते हो उसको बोलते हैं फील्ड वर्क। क्या बोलते हैं सर उसको? तो पार्टनर ने अपनी टीम को भेजा है क्लाइंट के यहाँ काम करने के लिए, बिकॉज सारा अकाउंट सारा रॉ डेटा कहाँ पर है? क्लाइंट ऑफिस में। तो वहां जाके चेक करना है कि नहीं करना? अच्छा, पार्टनर तुमको ऐसी धक्का मार के भेज देगा कि तुम्हारे साथ डीएसआर करेगा। डीएसआर करेगा, क्या करेगा? फुल फॉर्म डी से भेजने के पहले डायरेक्शन देगा ना, कि समझाएगा देखो ऐसे करना, ये करना, स्ट्रैटेजी बनाएगा, प्लान बनाएगा, प्रोग्राम बनाएगा, सब कुछ करेगा। अच्छा, तुम लोग वहां पहुंच गए तो जब वहां पे काम करोगे कोई समस्या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। जब भी हम लोग कोई भी काम करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, ये तो प्रोजेक्ट है ना एक तरह का। जैसे एक बात सोचो, तुम लोग मेरे बैच हो तो तुम लोग मेरे लिए एक प्रोजेक्ट हो ना, है ना? समझे? मेरे लिए तुम्हें क्या हो? एक प्रोजेक्ट हो। वैसे क्लाइंट, हम लोग सीए लोग, इसको हम लोग बोलते हैं एंगेजमेंट। क्या बोलते हैं? एंगेजमेंट। तो एवरी एंगेजमेंट इज लाइक अ सेपरेट प्रोजेक्ट जिस पे काम करना है। तो भाई जब काम करोगे तो समस्या नहीं आएगी। समस्या आएगी तो समस्या को सॉल्व कौन करेगा? पार्टनर। पार्टनर वहां पे भी आपको सहायता करेगा। वो क्या करेगा? सुपरविजन। फिर आप लोग जो भी काम करोगे, व्हाटएवर प्रोसेस यू परफॉर्म, यू आर गोइंग टू मेक अ ऑडिट फाइल। यू ब्रिंग दैट फाइल टू मी। टीम वो फाइल लेके आएगी और फिर पार्टनर आखिरी काम करेगा क्या? रिव्यू, कि तुमने सारा काम सही ढंग से किया नहीं किया। उसके बेसिस पे फिर वो ओपिनियन देगा और अल्टीमेटली ओपिनियन का ही तो काम है, ओपिनियन देना, ऑडिट रिपोर्ट बनाना। अब तो ये सब आने लग गया है ना। हम लोग जो 4 काम करते हैं, ये देखो रिविजन में मैं आगे की बातें बोल रहा हूँ तो तुमको पढ़ा पर समझ में भी आ रहा है। 4 काम होता है। आई डू ऑडिट प्रोसीजर्स, आई गेट ऑडिट एविडेंस, ऑन द बेस ऑफ दैट आई गेट ऑडिट कंक्लूजन्स, और सारे कंक्लूजन को जोड़ के आई गेट ऑडिट ओपिनियन। यही होता है ना ऐसे, ठीक है दोस्तों। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर? याद करेंगे। नंबर 1, टू ऑब्टेन। समझाना मकसद नहीं है, ये क्लासरूम रिवीजन है, इसमें याद करना है सर, ठीक है ना। नंबर 1, टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस दैट द एफएस इज फ्री फ्रॉम एमएमएस वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। नंबर 2, to express an opinion on the financial statement that financial statement have been prepared in accordance with FRF, full form, और एग्जाम्पल दो। AS इंड AS, और बोलो शेड्यूल 3। वेरी गुड। अच्छा, बैंक लोग शेड्यूल 3 नहीं फॉलो करते ना, उनका अपना 3rd शेड्यूल होता है। इंश्योरेंस कंपनी वालों का अलग फॉर्मेट होता है। तो सबका मतलब इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री FRF चेंज होता है। FRF for all clients is not same. Industry to industry our FRF will change. मैं अगर एक बैंक के ऑडिट पे जाऊंगा तो उनका FRF थोड़ा अलग होगा, मैं इंश्योरेंस कंपनी में जाऊंगा FRF थोड़ा अलग होगा, ठीक है। नंबर 3, to report on FS मतलब by an audit report and communicate it to the client, ठीक है। ये 3 प्रोसेस बताए थे। सबसे पहले क्या होता है? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग हम लोग कभी करते नहीं, वो हमको समझ में किया हुआ रहता है। बुक कीपिंग मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन इन अ प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट फॉर्मेट, ठीक है। फिर उससे एंट्री पास करना, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग, जो हम लोग 11 से पढ़ना चालू कर देते हैं और फिर बड़े होते होते तक हम पढ़ते हैं FR, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज अ समरी ऑफ अकाउंट्स। सर अकाउंट्स तो बहुत बड़ा होता है, अकाउंट्स की समरी है क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल में क्या आता है? 5 चीजें आती है, बैलेंस शीट, PL, कैश फ्लो, सोसी, नोट्स। और तुम जानते हो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दुनिया भर का ऐसा डिस्क्लोजर जाता है जो AS द्वारा मांगा गया है। किसके द्वारा मांगा गया है? AS। मैं एक चीज बोल रहा हूं, सेगमेंट इंफॉर्मेशन, सेगमेंट AS 17, सेगमेंट इंफॉर्मेशन बुक कीपिंग में आएगा क्या? अकाउंटिंग में आएगा क्या? उसका कोई जर्नल एंट्री पर सर यहां आएगा क्या? हाँ, अकाउंटिंग शायद बोलता है कि भाई सेगमेंट रिपोर्ट बनाओ और नोट्स टू FS में डालो। उससे समझ में आएगा कि हमने अलग अलग बिजनेस सेगमेंट से कितना रेवेन्यू कमाया, कितना प्रॉफिट कमाया, कितने असेट है, कितने लायबिलिटी है। ITC का आपने देखे भी हैं। डन। नाउ वी कम टू चैप्टर 1, ठीक है। सो एक हीटिंग अप हो गया। अब आ गया, जब तुम इस चैप्टर को पढ़ते हो, देखो प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज योर चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 में मतलब ऐसा नहीं कि मेरे को अपना किडनी लिवर सब निकालना है। चैप्टर 1 इज हल्का चैप्टर, नो, आफ्टर ऑल इट्स चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 में हर टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है आई विल गिव अ स्टार। किया सबने स्टार। यार ये वो मेन टॉपिक्स है जो अपने को रिवाइज करना, याद करना, बाकी तो हल्के फुल्के टिडबिट्स हैं, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। ये चालू होते तो समीर की कहानी वो तो रिवाइज करनी नहीं है। इंट्रोडक्शन क्या लिखा है बगल में यहाँ?
मैं तुमको पूरा जो पढ़ाया हूँ चैप्टर 1 आई थिंक मैंने 3 क्लासेस लेके पढ़ाए होंगे, है ना। मैं पूरा जो तुमको पढ़ाया हूँ हर चीज़ का मैंने पूरा एकदम मैप डाउन कर रखा है। जैसे तुम बुक खोलते तुमको दिखता है कि ओ ये तो रेफरेंस है, मतलब ये मेमोराइज याद नहीं करना। ग्रेट। नंबर 2 क्या लिखा है? ओरिजिन ऑफ ऑडिटिंग। बाजू में क्या लिखा है? मतलब ये हमको मेमोराइज नहीं करना। नंबर 3 ओ ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टार है, ये हमको रिवाइज करना है, याद करना है। क्या लिखा है? मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग। सबसे पहले तो आई एम गोइंग टू लर्न द डेफिनेशन। ये दिख रहा है अपने को सर? डिफाइन, डेफिनेशन। देखो मैं एक बात बताता हूँ, एक नॉर्मल क्लास पढ़ते वक्त तुम्हारा जितना कंसंट्रेशन होता है, रिवीजन में तुम्हारा कंसंट्रेशन डबल ट्रिपल होता है, बिकॉज नॉर्मल क्लास की गति स्लो होती है, धीरे धीरे समझाए जाते हैं, कुछ टॉपिक्स में बात खत्म हो जाती है, पर रिवीजन में बहुत सारे टॉपिक्स हैं तो माइंड थकता बहुत जल्दी है। समझ रहे हो? माइंड बहुत जल्दी थक जाएगा। तुम देखोगे आधे घंटे के अंदर तुम्हारा जूस निकल जाएगा पूरा, क्या ये तो पूरा चूस डाला मेरे को, क्योंकि एक रिवीजन में तो बहुत सारा टॉपिक एक साथ हो रहा है ना, उससे तुम्हारा माइंड थकेगा। तो यू नीड डबल ट्रिपल कॉन्सेंट्रेशन। दूसरी बात एक और होती है कि एक नॉर्मल क्लासरूम में तुमसे उतनी मेहनत की अपेक्षा नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम सुन रहे हो। यहाँ रिवीजन में क्या तुमको याद करना है ना मेरे साथ, तो मेमोराइज करने में तो खुद एक्टिव होना पड़ेगा। तो मैं पहले से बोल रहा हूँ फटीग आएगा, आधे घंटे में तुम देखोगे तुम एकदम थक रहे हो, पर तुमको अपना एनर्जी हाई रखना है। ठीक है। डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग। गिव अप मत कर देना, मैं तो याद करा रहा हूँ, पर तुम अगर ऑफ हो गए, तुम ही बैठे बैठे देख रहे हो और ऑफ हो गए कि याद नहीं करें मेरे साथ, तो फिर बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो याद करना है। डिफाइन ऑडिटिंग। एन ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ओनली हाइलाइटर। एन ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन। अब बीच का 3 घुसेड़ो, बीच का 3 घुसेड़ो। वेदर of a profit oriented entity or not, irrespective of the size or legal form, when such an examination is conducted with a view to expressing your opinion on the financial statements. तो पहले हरा लाइन को पकड़ो। Auditing is an independent examination of financial statements with a view to expressing your opinion whether it is done for profit entity or not for profit, size of the company or legal form। अब इसी चीज को नीचे समझाया हुआ है। नंबर 1 ये डेफिनेशन को नीचे समझाया हुआ है। नंबर 1 पढ़ो क्या लिखा है? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब कंपनी का जो सीए कंपनी की ऑडिट कर रहा है वो कंपनी से कनेक्टेड नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है। अच्छा, क्या तुम लोग सब स्टूडेंट्स हो? क्या तुम लोग मेरे एम्प्लॉय हो? नहीं, तो तुम मेरे मुट्ठी में, मेरे कंट्रोल में नहीं हो। तुम्हारा एक अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन है, तुम्हारा अपना एक इंडिपेंडेंट फीडबैक है। समझ रहे हो? इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है, याद करना पड़ेगा। यहां पे लिखा हुआ दिख रहा है क्या? इंडिपेंडेंस का मतलब होता है दैट माई जजमेंट is not subject to your wishes. My own judgment, my opinion is independent and is not subordinate to the person who has appointed me as the auditor. कि मैं उसका गुलाम हूं, वो जैसा बोलेगा मैं वैसा करूंगा, ऐसा नहीं है। That is independence. पढ़ो यहां से। Independence implies that judgment of a person is not subordinate to the wishes or directions of another person who has hired him. It means expressing opinion objectively, मतलब फैक्ट्स के आधार पे, विदाउट एनी बायस, बिना बायस के एकदम फैक्ट्स के आधार पे ओपिनियन देता, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। 2 एग्जांपल दिए हुए। मैं अपने भाई की कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकता, मैं जिस कंपनी का शेयर होल्डर हूं मैं उसका ऑडिट नहीं कर सकता। आज मैं अपनी कोचिंग कंपनी, जो मैं ट्यूशन हूं, मैं टीचर हूं, तो मेरी जो ट्यूशन कंपनी है मैं उसी का ऑडिट अगर करूंगा तो मैं तो बायस्ड रहूंगा ना। ठीक है, तो मैं नहीं कर सकता, तो इंडिपेंडेंट होना जरूरी, वो कोई दूसरा सीए करेगा। ठीक है। इन माय ट्यूशन, ये जो मेरी कोचिंग कंपनी है, इसमें तो हम जो 2 पार्टनर है, मैं और विकास मेरा छोटा भाई है, हम दोनों तो चार्ट अकाउंटेंट है, तो हम कर लेंगे खुद ऑडिट? नहीं सर, आप खुद ऑडिट करोगे तो आप तो बायस्ड हो, आपका है वो, तो आप तो उसके शेयर होल्डर हो या ओनर हो, तो आप तो इंडिपेंडेंट हो नहीं सकते, तो आपको किसी दूसरे सीए से कराना पड़ेगा। दैट इज इंडिपेंडेंस। ठीक है। फिर पॉइंट नंबर बी, कंपनी कैसा भी हो सकता है, प्रॉफिट और नॉट प्रॉफिट, साइज से कोई फर्क नहीं, लीगल फॉर्म से कोई फर्क नहीं, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव वही रहता है। देखिए सर, हमारे काम करने का स्टाइल चेंज होगा, आवर ऑडिट अप्रोच, आवर स्कोप ऑफ ऑडिट विल चेंज, बट आवर ऑब्जेक्टिव विल नॉट चेंज। मेरा ऑब्जेक्टिव हमेशा वही रहेगा, चाहे मैं किसी भी कंपनी का करूं, छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी, प्रॉफिट कंपनी, एनजीओज। ठीक है। मैं चाहे कंपनी का करूं, चाहे एलएलपी का करूं, चाहे पार्टनरशिप फर्म का करूं, चाहे सोसाइटी का करूं, चाहे ट्रस्ट का करूं, मैं किसी का भी करूं, मतलब साइज से फर्क नहीं पड़ता, लीगल फॉर्म से फर्क नहीं पड़ता, और प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी से फर्क नहीं पड़ता। माय ऑब्जेक्टिव डज नॉट चेंज, माय स्कोप चेंजेस। काम करने का स्टाइल, अप्रोच वो बदलेगा, ऑब्जेक्टिव नहीं बदलेगा। 3 नंबर क्या है? द पर्पस ऑफ ऑडिट इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। और वो हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं सर? एक रिटन ऑडिट रिपोर्ट दे के एक्सप्रेस करते हैं।
उसमें हम ये तमाम बातें चेक करते हैं। क्या क्या? ग्रीन कलर पढ़ो। हम देखते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो एंट्री पड़ा है वो सही है कि नहीं है, जर्नल एंट्री। नंबर 2, सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं। वाउचर्स, आज अगर एंट्री पड़ा है सेल्स का तो इनवॉइस वाउचर होगा, वो चेक करते हैं। नंबर 3, कोई ओमिशन नहीं हुआ है। क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, मतलब एकदम सफा सही सही अकाउंट्स है, कोई घुमाया फिरा ही नहीं है। हमने एएस चेक कर लिया कि क्लाइंट ने एएस फॉलो किया है। एंड अल्टीमेटली द एफएस इज गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। अब ये क्या है? इंटर रिलेशनशिप। ये ऑडिट करने के लिए आपको इन सब सब्जेक्ट्स का थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। एक बार ऐसे पढ़ लो तो 1 2 3 4 करके। हम ये सब समझते हैं और इसके ऊपर एक एक लाइन का राइटअप है, खाली बहकना नहीं। पहले इसके ऊपर ना इतना इतना राइटअप होता था एक एक के ऊपर, ये 2 पेज की टॉपिक थी। न्यू सिलेबस में इसको एकदम काट दिया इंस्टीट्यूट ने, एक एक लाइन का कर दिया, तो ये गुड न्यूज़ है, ठीक है। कहीं पर अगर तुम देख लेते हो इंटरनेट पर कि इस पर लंबा लंबा लिखा है तो वो गलत है, वो ओल्ड सिलेबस में। न्यू सिलेबस में इतना ही है। मैं तुमको शॉर्ट नोट से रिवाइज करा रहा हूँ कि फुल बुक से रिवाइज करा रहा हूँ, तो इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। यही आईसीए की किताब में मिलने वाला है, ओके। अब नंबर 5, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट? ये हमने कॉपी से अभी भी पढ़ा ना, एक बार फिर बोल लें। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट? ये देखो, नंबर 1, टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस दैट द एफएस इज फ्री फ्रॉम एमएमएस वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। नंबर 2, whether FS is prepared in all material aspects in accordance with the financial reporting framework. Number 3, to report on the financial statements and communicate as per SA. हम अपनी रिपोर्ट डायरेक्टली शेड्यूलर को देते हैं कि क्लाइंट को देते हैं? क्लाइंट को, वो अपने अपने शेड्यूलर्स को देगा। मेरे और शेड्यूलर के बीच में 1-on-1 डायरेक्ट कम्युनिकेशन ऐसे नहीं होता, ठीक है। डिफाइन रीजनेबल अश्योरेंस इज अ हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस बट नॉट एब्सोल्यूट अश्योरेंस। वेरी गुड। ये मास्टर समरी की अब जरूरत ही नहीं, बिकॉज अपने तो पूरा डिटेल में कर ही चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने स्टार कौन है। स्कोप का मतलब है मेरे कौन कौन सी चीजें मेरे काम में आती हैं और कौन कौन सी नहीं आती हैं। प्लस माइनस, इंक्लूड एक्सक्लूड, इसी को बोलते हैं स्कोप। स्कोप का मतलब मेरा दायरा। जैसे मैं एक बात को समझाता हूँ। एज अ टीचर मेरी जो स्कोप ऑफ टीचिंग है उसमें टीचिंग रिलेटेड जो जो चीज़ें वो आएंगी, और नॉन टीचिंग टाइप का जो जो है वो मेरे स्कोप में आता नहीं है, वो मेरे स्कोप का हिस्सा नहीं है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इंस्टीट्यूट ने एग्ज़ाम फॉर्म निकाला तो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि एक काम करो, आप ही हम लोग को बुला के हमारे सामने एग्ज़ाम फॉर्म भरवा दो। ये मेरे काम के स्कोप में नहीं आता। ये हालांकि एकेडमिक चीज़ है एग्ज़ाम फॉर्म भरना, ठीक है, पर ये मेरे स्कोप में नहीं आता, ठीक है। तुम्हारी स्टेशनरी बैग कैसे सजानी है, तुम्हारा बस्ता कैसे सजाना है, ये मेरे काम में नहीं आता है। तो वैसे ऑडिटर का एक स्कोप होता है, व्हाट इज इंक्लूडेड व्हाट इज एक्सक्लूडेड, ये हमको पता होना चाहिए। स्कोप रेफर्स टू, हाइलाइटर को पढ़ो, स्कोप रेफर्स टू द रेंज ऑफ समथिंग। अच्छा, ऑडिट का मकसद क्या है? टू एनहांस, पढ़ो, टू एनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस of the intended users in the financial statements, ठीक है, ये क्लियर है ना। नेक्स्ट, एफआरएफ में क्या क्या आता है? कॉमन एग्जांपल है सर शेड्यूल 3 एंड, वेरी गुड। नाउ स्कोप ऑफ ऑडिट में इंक्लूडेड क्या क्या है, एक्सक्लूडेड क्या क्या है? मैं बोल रहा हूँ, एक बार सुनो। इंक्लूडेड में 3 आइटम है, एक्सक्लूडेड में 2 आइटम है। इंक्लूडेड में जो 3 आइटम है उसको याद करने के लिए मैंने बोला था सीआरपीएफ, एफ से कुछ नहीं है, सीआरपी, ठीक है। सीआरपीएफ पता है ना, पुलिस को बोलते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ। तो सीआरपी, सी से कवरेज, आई मस्ट ट्राई टू कवर ऑल द रेलेवेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी, तो कवरेज, ओके। आर से रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कि भाई कंपनी के पास जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, डॉक्यूमेंट्स है, वो एकदम रिलायबल हैं, सही है, बुक्स ऑफ अकाउंट सच्चा है, ठीक है, वो चेक करना। सीआरपी, पी से प्रॉपर डिस्क्लोजर, कि हर चीज को सही तरह से डिस्क्लोज किया गया एज रिक्वायर्ड बाय द फ्रेमवर्क, क्योंकि इंफॉर्मेशन जितने सुंदर से डिस्क्लोज होगा, सामने वाला जो शेयर होल्डर है वो उसको उतने अच्छे से समझेगा। तो क्या क्या इंक्लूडेड है? CRP, ग्रीन कलर, सी से कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी, ग्रेड। आर से रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स, पी से प्रॉपर डिस्क्लोजर, ठीक है। अब एक अलग से डब्बा है, डब्बे का नाम क्या? अकाउंटिंग पॉलिसी। मेरा क्वेश्चन है,
Who is responsible for selection and consistent application of the accounting policy? Management. Who is responsible for evaluation of the appropriateness of the accounting policy? Auditor. ठीक है, ऊपर ये जरा देखो तो जरा, ये काम आएगा आज मेरे को। देख रहे हो ये सब बनाया हुआ है ना, ये काम आएगा। ये अभी काम तुरंत नहीं आएगा, 20 मिनट के बाद काम आएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड में क्या लिखा है? हिस्टोरिकल एफआई का मतलब क्या है सर? वो ट्रांजैक्शंस जो ऑलरेडी हो चुके हैं और जिसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, दैट इज हिस्ट्री, हिस्टोरिकल एफआई। प्रोस्पेक्टिव एफआई का मतलब सर वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो फ्यूचरिस्टिक है, जो अभी तक हुआ नहीं है, तो मतलब वो एक्यूरेट तो हो ही नहीं सकता, वो तो फ्यूचर है, वो उसके बारे में हम श्योर तो हो कभी नहीं सकते। गिव एन एग्जाम्पल। सर हिस्टोरिकल एफआई का एग्जाम्पल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का आप क्या करते हो? हम ऑडिट करते हैं। फाइनेंशियल में क्या करते हैं? ऑडिट करते हैं। ऑडिट करते वक्त कौन सा स्टैंडर्ड लगाते हैं? SA, ब्रैकेट में क्या लिखा है? फुल फॉर्म। इसको देखो, प्रोस्पेक्टिव एफआई का सर कोई एग्जाम्पल दो। फोरकास्ट, मुझे जैसे बैंक से 2 करोड़ का लोन चाहिए, बैंक बोलता है सिद्धार्थ क्या करोगे? मैं बोला मैं बिस्कुट की फैक्ट्री डालूंगा। ठीक है, तो बैंक वाला बोलेगा कि भाई उस बिस्कुट की फैक्ट्री से आने वाले 5 साल में कितना कमाओगे उसका मेरे को वो बना के दो, फोरकास्ट। तो मैं फोरकास्ट बना के दूंगा। फोरकास्ट तो भविष्य है ना, एंड फोरकास्ट विल बी बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड डिमांड। हाँ कि ना? एक्सपेक्टेड डिमांड गलत हो सकता है कि नहीं? तो इस केस में मैं एक्यूरेसी का तो दावा कर ही नहीं सकता, मैं केवल इतना बोल सकता हूं कि मेरा फोरकास्ट रीजनेबल है कि अनरीजनेबल है, बस इतना बोल सकता हूं, ज्यादा नहीं। फोरकास्ट को चेक करने के लिए कौन सा स्टैंडर्ड हम यूज करते हैं? SAE, फुल फॉर्म बोलो। स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट। स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, SAE। अरे आने वाला है रे दुर्गा, आने वाला है। ठीक है, थोड़ी देर में आ जाएगा, लिख क्या रही है? स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट 3400। क्लियर है सबको? याद करो, याद करो। यहां नोटिंग नाटिंग का काम नहीं, याद करो, मेमोराइज करो जो लिखा है बोर्ड पे। प्रोस्पेक्टिव एफआई का एग्जांपल दो। फोरकास्ट, उसको चेक करने के लिए कौन सा स्टैंडर्ड लगता है? SAE 3400। अब स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या इंक्लूडेड है वो देख लिया, अब क्या देखेंगे? स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या एक्सक्लूडेड है। ठीक है, एक्सक्लूडेड नंबर 1, सर कोई कोई मैटर ऐसा होता है ना जो मेरी कॉम्पिटेंस के बाहर होता है, जिसके लिए मुझे किसी एक्सपर्ट की जरूरत है। अब तो पढ़ा चुका ना एक्सपर्ट, ऐसे 500 के अंदर आया था कि नहीं? मैनेजमेंट एक्सपर्ट, ग्रेचुटी वाला एग्जांपल, ग्रेचुटी 15/26 इनटू लास्ट डाउन सैलरी, बताया था ना एक्सपर्ट चाहिए। तो वो चीजें जो मेरे डोमेन ऑफ कॉम्पिटेंस के बाहर है, वो मेरे स्कोप के बाहर है, उसके लिए हम किसको हायर करेंगे सर? एक्सपर्ट को। आइए पढ़ते हैं, ब्राउन कलर। ठीक है, एग्जाम्पल इंजीनियर, मशीन वगैरह का वैल्यू चाहिए, लैंड बिल्डिंग का वैल्यू चाहिए, इंजीनियर। नंबर 2, अगर मान लो मुझे कोई लीगल एडवाइस वगैरह चाहिए, कंपनी में चेक करना है, तो लॉयर। ओके। नंबर B, एन ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पे मेरे लीगल पावर्स बहुत कम होते हैं, मैं जो चेकिंग वेकिंग कर सकता हूँ एक लिमिट है, उससे ज़्यादा नहीं। मैंने बोला था कि मैं ऐसा करता हूँ कि MD को कोने में पड़ के रस्सी से बांध देंगे और उसका पूरा केबिन तलाशेंगे। ये पावर सर ऐसा नहीं है, रेड मारते तो ये पावर होता। तो ऑडिटर के जो लीगल पावर्स है वो थोड़े कम होते हैं, तो जितना लीगल पावर है उसी के हिसाब से मैं चेक कर सकता हूँ, उसके बियॉन्ड में जाके चेक नहीं कर सकता। What is the difference between audit and investigation? Sir, there are 3 differences. Number 1, objective. Number 1, objective. Audit का objective तो याद किया, reasonable assurance that the FS is free from MS. उसका objective क्या है? Critical examination of accounts with a special purpose. Mainly investigation होता है for fraud detection. क्या detection? कि हम अकाउंट चेक कर रहे हैं ओनली विथ 1 सिंगल पर्पस की फ्रॉड हुआ है, तो जो फ्रॉड से संबंधित है वही चेक करेंगे, हर चीज चेक नहीं करना है। ठीक है। नंबर 2, स्कोप। ऑडिट का स्कोप जनरल एंड ब्रॉड होता है, जबकि इन्वेस्टिगेशन नैरो और फोकस्ड अप्रोच होता है। लीगल पावर, ऑडिटर के पास बहुत ज्यादा लीगल पावर्स नहीं है, कम लीगल पावर्स है, उसी में रह के मुझे चेक करना है। मेरे लीगल पावर क्या होते हैं? कोई स्टूडेंट पूछा,
मेरे लीगल पावर क्या है एज एन ऑडिटर? राइट ऑफ एक्सेस टू बुक्स। मेरा पहला लीगल पावर है कि मैं क्लाइंट के सारे बुक्स वगैरह मांग सकता हूं चेक करने के लिए। नंबर 1 राइट ऑफ एक्सेस टू बुक्स। नंबर 2 राइट ऑफ इंक्वायरी। मैं क्लाइंट और उसके एम्प्लॉय से सवाल जवाब कर सकता हूं, उनको जवाब देना पड़ेगा, ये मेरा राइट है। माई थर्ड राइट इज राइट टू अटेंड जनरल मीटिंग। मैं एजीएम अटेंड कर सकता हूं और अगर कोई बात रखनी है शेयर होल्डर के सामने तो रख सकता हूं। ये मेरे लीगल पावर है। क्या मेरे ये लीगल पावर है कि एमडी को बुला के बोले गीता पे हाथ रख के कसम खाओ? वो मेरा विटनेस ऑन ओथ वाला पावर मेरे पास नहीं है, ठीक है। क्या मेरे पास सर्च एंड सीजर का पावर है? सर्च एंड सीजर मतलब रेड मारो, वो पावर भी नहीं है। जबकि इन्वेस्टिगेशन करने वाले बंदे के पास लीगल पावर ज़्यादा होता है, ठीक है। ये क्लियर है? फिर ये मुहावरा तुमको याद है, ऑडिटर इज अ बट नॉट अ ब्लड हाउंड। सड़क के जितने भी कुत्ते होते हैं ना, स्ट्रीट डॉग्स, ठीक है, दे आर ऑल वॉच डॉग्स जनरली, ठीक है। वो आके तुम्हारा शिकार नहीं करते, वो खाली भौं 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 करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते थे, रियाज करते रहते हैं अपना, ठीक है। पर वो ब्लड हाउंड नहीं, ब्लड हाउंड मतलब होता है शिकारी कुत्ता जो जंगलों में होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? नाउ डू वी नीड मास्टर समरी? अभी काय को चाहिए? तो पूरा पढ़ लिया ना, मास्टर समरी का अचार डालेंगे हम। नेक्स्ट बड़ा टॉपिक जो हमको पढ़ना है, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। ऑडिट अपने आप में फुल प्रूफ नहीं है। यहां हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस, तो कौन सा एश्योरेंस देते हैं? रीजनेबल। अच्छा, इनहेरेंट लिमिटेशंस का एक मास्टर समरी भी है। देख रहे हो? तो मुझे मास्टर समरी नहीं करना, मुझे फुल करना है, ठीक है। पहले आप याद करोगे कैप्शन। पहला काम क्या है? लर्न द कैप्शन, उससे टॉपिक कंट्रोल में आ जाता है। व्हाट आर द 5 इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट? ट्रिपल एन टीफो। एन से नेचर ऑफ एफआर, एन से नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, एन से नॉट एन, टीफू टी से टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फू से फ्यूचर इवेंट्स, ठीक है। पहले काम होना चाहिए कि भाई अपने को 5 कैप्शन याद है, फिर तो अपने एलैबोरेट कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? कहाँ गया? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। धीरे धीरे सब कुछ पढ़ाऊंगा। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर आप जानते हो कि 30% आइटम्स एटलीस्ट आर बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स ऑफ मैनेजमेंट विच इन्वॉल्व्स जजमेंट ऑफ मैनेजमेंट, सो दे कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू बी परफेक्ट और एक्यूरेट, है ना। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग खुद जजमेंट बेस्ड है, तो ऑडिट भी तो जजमेंट बेस्ड होगा। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग खुद परफेक्ट नहीं है, तो हमारा ऑडिट परफेक्ट कैसे होगा? फाइनेंशियल रिपोर्ट में दुनिया भर के जजमेंट्स लगते हैं बाय मैनेजमेंट। सर जजमेंट कहाँ लगता है? एग्जांपल दो। मैंने 2 एग्जांपल दिया, एपीएई, एपी अकाउंटिंग पॉलिसी, एई अकाउंटिंग एस्टिमेट। इन दोनों में तो जजमेंट है, कौन सा पॉलिसी सेलेक्ट करना चाहिए, लगाना चाहिए, जजमेंट है क्या नहीं? अकाउंटिंग एस्टिमेट, जितने भी प्रोविजन बनते हैं वो तो एस्टिमेट है, कौन बना रहा है? मैनेजमेंट। तो इन दोनों में भयंकर जजमेंट इन्वॉल्व होता है। ग्रीन कलर पढ़ो, नंबर 1। तो एफआर बनाते हो तो मैनेजमेंट का दुनिया भर का जजमेंट लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो क्योंकि वो जजमेंट लग रहा है तो वो सब्जेक्टिव है, तो फिर मेरा ऑडिट परफेक्ट कैसे हो सकता है? जिस चीज का मैं ऑडिट कर रहा हूं वो परफेक्ट नहीं है, तो मेरा ऑडिट परफेक्ट कैसे हो सकता है? नंबर 2 छोड़ो उसको, इधर सुनो। हम अब तो तुम ये बात बहुत ज्यादा समझोगे, तब नहीं समझे थे। ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल को भयंकर चेक करता है कि नहीं? वन ऑफ द फंडामेंटल अजम्पशन ऑफ ऑडिटर इज कि आपकी कंपनी में इंटरनल कंट्रोल्स हैं और वो अच्छे से काम कर रहे हैं ताकि एमएमएस के चांसेस कम होंगे, करेक्ट। पर सर इंटरनल कंट्रोल का तो खुद का इनहेरेंट लिमिटेशन है कि नहीं है? पढ़ते हैं ना, चैप्टर 3 में इंटरनल कंट्रोल के इनहेरेंट लिमिटेशन पढ़े थे। तो इसीलिए जिस इंटरनल कंट्रोल पे भरोसा करके हम ऑडिट कर रहे हैं वो खुद परफेक्ट नहीं है, तो हमारा ऑडिट परफेक्ट कैसे होगा? तो ये है एक्सप्लेनेशन ऑफ द पॉइंट, ठीक है। इसी के अंदर मैंने तुम लोगों को एग्जाम्पल सिखाया था कॉल्यूजन का। कॉल्यूजन मतलब मिली भगत। वन ऑफ द, इधर देखो, वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरनल कंट्रोल इज लाल रंग, और इसको तोड़ कौन सकता है? कॉल्यूजन करो, इंटरनल कंट्रोल टूट जाएगा। मैंने तो 2 लोगों में काम डिवाइड किया ताकि चोरी चपाटा नहीं हो। एक आदमी के हाथ में सारा कंट्रोल दे देंगे तो चोरी करेगा, पर दोनों को अलग करने के बावजूद दोनों मिलकर चोरी कर रहे हैं। गवर्नमेंट इज द
प्राइम एग्जाम्पल, जिन्होंने हमारा संविधान बनाया उन्होंने यही तो सोच के बनाया भाई, संविधान क्या बना था, यही सोच के कि पावर एक आदमी के हाथ में नहीं होना चाहिए, डिवाइडेड होना चाहिए ताकि करप्शन नहीं होगा। अरे वो सभी तो मिले हुए हैं यार, नीचे से लेके ऊपर तक मिले हुए हैं, तो करप्शन तो हो ही रहा है, कैसे नहीं हो रहा करप्शन, समझ रहे हो बात को। तो सेग्रीगेशन और ड्यूटी सबसे ब्यूटीफुल इंटरनल कंट्रोल एज पर ऑडिट, पर इसको तोड़ने के लिए कौन सा बैठा हुआ है, कौन सा उपाय है, कॉल्यूजन। स्पेलिंग याद है, हटा दूं। नंबर 2 ट्रिपल एंड टीफू, सेकंड एंड क्या है सर, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। सर ऑडिट प्रोसीजर्स के भी अपने 2 प्रकार के लिमिटेशन है, ये नया आइटम है। नंबर 1 प्रैक्टिकल लिमिटेशन, नंबर 2 लीगल लिमिटेशन। नंबर 1 प्रैक्टिकल लिमिटेशन ये है कि हम 100% चेक नहीं कर सकते, हमको सैंपल में करना पड़ेगा, तो परफेक्ट कैसे होगा। और लीगल लिमिटेशन क्योंकि हमारे लीगल पावर्स लिमिटेड है, हम अनलिमिटेड चेकिंग करने का मन तो बहुत है कि एमडी को कोना में बिठा दे, पर नहीं बिठा सकते, हमारे पास उतना लीगल पावर नहीं है, ठीक है। ट्रिपल एन का तीसरा एन क्या है, नॉट इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये इन्वेस्टिगेशन जैसा नहीं है, तो यहाँ पे मेरा मतलब काम भी अलग स्टाइल का है, एक ये मेरे लिए एक इनहेरेंट लिमिटेशन है। टीफू, टी से, एक बार ये येलो कैप्शन पूरा पढ़ेंगे हम सब। देखो तुम लोगों ने स्कूल में सीखा होगा कि एक इकोनॉमिक्स पढ़ाते हो, टीचर लोग बोलते हैं कि न्यूज़पेपर की लाइफ बहुत छोटी होती है, कुछ घंटे तक की, बिकॉज कुछ घंटे के अंदर ही वो न्यूज़ का रेलेवेंस ख़त्म हो जाता है। तो हम लोग वही बोल रहे हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या इन्फॉर्मेशन भी अगर आपको ताज़ा एविडेंस अवेलेबल हो जाए तो अच्छा है, जितना पुराना ट्रांजैक्शन होगा उसका एविडेंस भी उतना बेकार हो जाएगा। द टाइमलीनेस ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड द रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन डिक्रीजेज विथ टाइम, ठीक है। अब ना सब कोई हम लोग एक बार के लिए ब्राउन कलर पढ़ेंगे, जोर से। Therefore, a balance has to be struck between the benefit and the cost, मतलब कितना काम करना पड़ेगा और उससे फायदा कितना मिलेगा, ठीक है। इन्होंने एक एग्जांपल देके समझाया, सपोज मैंने फर्स्ट ईयर दबा के ऑडिट कर लिया, सेकंड ईयर भी भयंकर ऑडिट कर लिया, अब थर्ड ईयर में मैं रिलैक्स करना चाहता हूँ, थर्ड ईयर में मैं सोच रहा हूँ कि फर्स्ट और सेकंड ईयर में तो इतना चेक कर लिए हैं, तो अब ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है, बिकॉज थर्ड ईयर में कंपनी में चेंजेस भी होंगे नहीं, हो सकता है कंपनी का वॉल्यूम ऑफ ऑपरेशन चेंज हो गया हो, नेचर ऑफ बिजनेस चेंज हो गया हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज हो गया हो, लीगल चेंज आ गया हो, कुछ भी चेंज हो सकता है कि नहीं, कंपनी के कॉम्पिटिटर्स चेंज हो गए, टेक्नोलॉजी लेवल चेंज हो गया, बहुत कुछ हो सकता है, तो आपको बार बार ऑडिट करना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि पहले 2 साल कर लिए तो अब तीसरे साल करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, फ्यूचर इवेंट्स। एक ऑडिटर कभी भी गोइंग कंसर्न के कस्मे वादे नहीं खा सकता। आज तक सब सही हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी सही होगा। फ्यूचर में कुछ भी इवेंट्स हो सकता है जो इस पूरे के पूरे ट्रू एंड फेयर व्यू के पिक्चर को डिस्टॉर्ट कर सकता है। हमने हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ऑडिट किया है और उसके दम पे हम बोल रहे हैं कि सब कुछ सही है, पर यार भविष्य में कुछ कांड हो के ये पिक्चर बदल भी तो सकती है, प्रॉफिट का फ्यूचर में जाके लॉस भी तो हो ही सकता है, ठीक है। फ्यूचर इवेंट्स कैन पुट गोइंग कंसर्न इन डेंजर। ट्रिपल एन टीफू हो गया, आई डोंट नीड दिस, ये तो छुड़ भैया टॉपिक से सब कुछ नहीं। अब मैं जो बोलूंगा वहां जाना है। अब हम लोग सीधा एक लंबा जंप मारेंगे और फिर वापस पीछे आएंगे। गो टू 22। जब तुम पढ़ते हो तो घर में थक जाओ, सिंपल सा एक काम करना चाहिए तुमको, एक लॉन्ग विजन लेना चाहिए। मतलब पढ़ते हो तो क्या होता है, हमारा विजन शॉर्ट होता है, हम लोग खाली किताब को देख रहे हैं, ओके। तो जब इससे हटो तो मोबाइल नहीं देखो, बिकॉज फिर से वो शॉर्ट विजन हो जाएगा। जस्ट लुक अराउंड योर रूम, अपने घर में जहाँ पे भी बैठे हो, अगर तुम्हारे घर में खिड़की है तुम्हारे रूम में तो खिड़की के बाहर देखो, या अपने जस्ट रूम को देखो। इससे क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस, तो आईज का ना कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होता है, इट रिलैक्सेस यू, ठीक है। एक ब्रेक लो कि हाँ भाई इसे अब हम लोग को भर गए हैं, अब थोड़ा वापस से खाली होना है, फिर एक नया चीज़ पूरा डिस्कशन चालू होगा लंबा। आने वाले 10 पेजेस इस पे आधारित हैं, ठीक है। स्टार्ट करें। इधर शुरू में मैं धीरे धीरे बोलूँगा, बाद में थोड़ा इसमें गति पकड़ लेंगे। इधर एक सीएन प्रैक्टिस क्या क्या तरह के काम करता है। सर पहले इसको देखो क्या करता है, ऊपर नाम पढ़ो।
एश्योरेंस का मतलब ही होता है कि हम डेटा को चेक करके उस पर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं। अश्योरेंस के अंदर भी आप देखो 3 गोला है। ऑडिट दिख रहा है? अब इधर सुनो, ऑडिट किसका होता है? हिस्टोरिकल एफआई का कि प्रोस्पेक्टिव एफआई का? हिस्टोरिकल एफआई का। रिव्यू किसका होता है? हिस्टोरिकल एफआई का। लेकिन अदर एश्योरेंस किसका होता है? सर ये हिस्टोरिकल एफआई का नहीं होता। अदर एश्योरेंस जैसे फोरकास्ट का हो रहा है, प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का हो रहा है, मतलब कुछ और अदर देन हिस्टोरिकल एफआई, मतलब हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा कोई और तरह का डेटा है, उसके ऊपर जब आप ओपिनियन एक्सप्रेस करते हो तो उसे हम कहते हैं अदर एश्योरेंस। उसके लिए एक अलग स्टैंडर्ड्स का रेंज है जिसका नाम है फुल फॉर्म स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट। स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट कितने हैं? तुम लोग यहीं पे रहो। स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट कितने तरह के हैं? नंबर बोलो, याद करो, नंबर याद करो, लिखा हुआ है बुक में, याद करना पड़ेगा। नंबर बोलो 3400, 3402, 3420। इनका नाम भी याद करना पड़ेगा। मैंने नाम के लिए छोटा वर्जन ब्रैकेट में डाल दिया है। 3400 किस पे है? ब्रैकेट में पढ़ो, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मतलब फोरकास्ट। फोरकास्ट में जो अश्योरेंस आप देते हो, क्या वो रीजनेबल अश्योरेंस कहलाता है? क्या कहलाता है वो? ये सब याद रखना है ना, ये तो आएगा एमसीक्यू में। फोरकास्ट में जो आप अश्योरेंस देते हो क्या कहलाता है? नेगेटिव अश्योरेंस। नेगेटिव अश्योरेंस का मतलब ये नहीं कि भला बुरा बोल रहे हो, नहीं। नेगेटिव अश्योरेंस का मतलब होता है एकदम घुमा के बोल रहे हो कि नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन दैट कॉजेज अस टू बिलीव दैट द असम्पशंस दैट हैव बीन यूज्ड टू मेक द फोरकास्ट आर अनरीजनेबल। मतलब ऐसा मेरे सामने तो कुछ नहीं आया जिससे मुझे लगे कि असम्पशन अनरीजनेबल है, ठीक है? तो ये वाला जो अश्योरेंस उसको बोलते हैं नेगेटिव अश्योरेंस। जैसे मैंने इसका एग्जांपल क्लास में ऐसा दिया था कि तुम घर गए एग्जाम देके, मम्मी ने पूछा कि क्या लगता है पास या फेल? मुझे तो लगता है कि मैं तो फेल नहीं होऊंगा। अरे सीधा बोल पास होऊंगा, पर नहीं, मुझे ऐसा तो लगता है कि मैं फेल तो नहीं होना चाहिए। 2 नेगेटिव का इस्तेमाल करके पॉजिटिव बना रहे हो। तो इस तरह की भाषा को हम क्या कहते हैं? नेगेटिव अश्योरेंस। ओके, में जस्ट एक बात को समझो, तुम्हारे सामने खाना परोसा गया। जैसे मेरी मम्मी का आदत क्या है, अगर मम्मी मुझे खाना परोस रही है, ये पहला बाइट मेरे मुंह में जाने के पहले कैसा बना है, मतलब मैं बहुत फास्ट खाता हूँ, मतलब मुझे खाने में मैक्सिमम 2.5 मिनट लगता है। 2.5 मिनट में मैं ख़त्म कर देता हूँ खाना, जो भी खाना है। स्पीड ईटर हूँ मतलब, ठीक है? तो उस स्पीड ईटिंग में क्या होता है, मेरे को ज़रा सा भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, कि मतलब मैं शांति से 2.5 मिनट मेरे को दे दो, मेरे को डिस्टर्ब नहीं करो। पर पहला बाइट मुंह में जाने के पहले कैसा बना है, तुम समझ रहे हो? अब एक प्रेशर आ जाता है कि अच्छा जल्दी खाओ, बताओ, फीडबैक दो। मैंने खाया और मैंने बोला बुरा तो नहीं है, बुरा तो नहीं है, या फिर खाना बहुत अच्छा बना है, क्या दोनों सेम चीज़ है क्या? तो यहाँ वही है, बुरा तो नहीं है, नेगेटिव अश्योरेंस। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गलत है, मैं बोल रहा हूँ कि गलत तो नहीं लग रहा है, पर मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम सही है। समझ रहे हो? तो प्रोस्पेक्टिव में आप कौन सा एश्योरेंस देते हो? नेगेटिव अश्योरेंस। नेक्स्ट क्या है? 3402। इसमें याद करो, कंट्रोल्स एट अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा अश्योरेंस देते हो? बढ़िया वाला, जो बढ़िया से बढ़िया हम दे सकते हैं वो, रीजनेबल अश्योरेंस। नंबर 3, 3420, प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन अ प्रोस्पेक्टस। कौन सा अश्योरेंस देते हो? बढ़िया, रीजनेबल अश्योरेंस। आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स, लर्न द नेम्स। ब्रैकेट में 3400 किस पे है? 3402 किस पे है? 3420 प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन अ प्रोस्पेक्टस। सर अश्योरेंस किस टाइप के? सर पहले वाले में नेगेटिव अश्योरेंस, बाद बाकी दोनों में तो सर अपना वही पुराना रीजनेबल अश्योरेंस। सही है ना? समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं अदर अश्योरेंस। अदर अश्योरेंस में क्या होता है, आप हिस्टोरिकल एफआई के ऊपर नहीं बल्कि किसी और डेटा के ऊपर अश्योरेंस दे रहे हो। अच्छा, लुक एट द डायग्राम। ऑडिट एंड रिव्यू। ऑडिट एंड रिव्यू दोनों किसका होता है? हिस्टोरिकल एफएस का। पर फर्क क्या? ऑडिट में आप कौन सा अश्योरेंस देते हो? रीजनेबल अश्योरेंस, मतलब बढ़िया वाला, ठीक है? रिव्यू में आप छोटा सा अश्योरेंस देते हो, छोटा सा, उसको बोलते हैं लिमिटेड अश्योरेंस। क्या देते हो? लिमिटेड अश्योरेंस, ठीक है?
इसमें भी भाषा वो घुमाई भी रहती है, लिमिटेड एश्योरेंस में भी, कि मेरे सामने तो कुछ नहीं आया जिससे मुझे लगे दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज नॉट बीन प्रिपेयर्ड एज पर द एफआरएफ। इस तरह की भाषा देते हैं, उसको अपने बोलते हैं लिमिटेड एश्योरेंस। ठीक है, ये क्लियर है? रीजनेबल एश्योरेंस, लिमिटेड एश्योरेंस। मैंने बोला था लारा, ला, लिमिटेड एश्योरेंस, रा, रीजनेबल एश्योरेंस। अच्छा, रिव्यू करते वक्त कौन से स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं? नीचे देखो, SRE, फुल फॉर्म गेस करो, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। कितने होते हैं? नंबर बोलो। 2400 पढ़ो। रिव्यू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दूसरा वाला रिव्यू इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, अच्छा यहां पर दोनों में आप कौन से टाइप का एश्योरेंस देते हो? लिमिटेड एश्योरेंस, लिमिटेड एश्योरेंस। ठीक है, टाइम दे रहा हूं, ये याद करो। 2400, 2410। 2400 क्या है? रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल FS। 2410 क्या? रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये ग्रेट है, समझ में आ रहा है? SRE ऐसे ही। ओके, एश्योरेंस क्लियर है? ओके, अब ये क्या लिखा है देखो, लाल लाल रंग को पढ़ो ऊपर, रिलेटेड सर्विसेज। रिलेटेड सर्विसेज का मतलब होता है कि मैं जो काम एज अ CA यहां पे कर रहा हूं, इट इज क्वाइट सिमिलर टू ऑडिट। द ओनली डिफरेंस इज कि यहां पे मैं अश्योरेंस ओपिनियन नहीं देता, यहां मैं कोई ओपिनियन देता ही नहीं। मैं एक रिपोर्ट बनाता हूं पर मैं उसमें ओपिनियन नहीं देता। ठीक है, रिलेटेड सर्विसेज एंगेजमेंट के स्टैंडर्ड का नाम क्या है? SR, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? लाल रंग पढ़ो, SRS, फुल फॉर्म स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। सर कितने होते हैं SRS? पहला AUP एंगेजमेंट, अग्रीड अपॉन प्रोसीजर, SRS 4400। दूसरा SRS 4410, कंपाइलेशन एंगेजमेंट। रिलेटेड सर्विसेज में क्या होता है ना, आप ओपिनियन नहीं देते, तो अगर मैं ओपिनियन दे दूं तो वो क्या कहलाएगा? एश्योरेंस। ओपिनियन नहीं दूं तो क्या कहलाएगा? रिलेटेड सर्विसेज। ये रहा, ये थोड़ा याद करो। 4400, 4410। 4400 का नाम पढ़ो, क्या है? AUP, अग्रीड अपॉन प्रोसीजर में क्या होता है? जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अब तुमको और अच्छा समझ में आएगा, अब तो तुम थोड़े हम इस मामले में मैच्योर कर गए हो। हम लोग सन्डी डेटर्स के ऊपर क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर करते हैं? डेटर्स एजिंग रिपोर्ट, डेटर्स कन्फर्मेशन, डेटर्स, ये सब करते हैं, करेक्ट? और ये प्रोसीजर्स कौन डिसाइड करता है? मैं खुद डिसाइड करता हूं अपना PJ लगा के। लेकिन अग्रीड अपॉन प्रोसीजर में सर क्या होता है? कौन से प्रोसीजर करने हैं वो क्लाइंट मुझे बताएगा। हमारे बीच में अग्री हुआ है कि हमको ये प्रोसीजर करना है, तो प्रोसीजर वही है, पर प्रोसीजर मैं नहीं बोल रहा हूं, कौन बोल रहा है? क्लाइंट। और प्रोसीजर करने के बाद जो भी उसका फाइंडिंग्स है वो मैं बता दूंगा, ओपिनियन नहीं दूंगा। मैंने प्रोसीजर परफॉर्म किया, एविडेंस मिला, एक कंक्लूजन आया, वो मैं बता दूंगा, पर मैं ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करूंगा। वो आप अपने आप डिसाइड कर लो, वो आप अपने आप डिसाइड कर लो। तो मैं बस आपको प्रोसीजर करके उसका जो नतीजा है बता दूंगा और उस पर अपना कोई ओपिनियन नहीं दूंगा। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके। और दूसरा वाला 4410 क्या है सर? नाम पढ़ो, याद करो। कंपाइलेशन एंगेजमेंट का मतलब है जो FR बनता है ना लास्ट में, FS, उसको पूरा बनाना। क्लाइंट ने अकाउंट्स बना दिया है, अकाउंट से मुझको एकदम फेयर करके FRF बनाना है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना है, बैलेंस शीट, PL, SOC, एकदम सारे AS वगैरह सब डिस्क्लोज करना है अच्छी तरह से। दैट्स कॉल्ड कंपाइलेशन एंगेजमेंट। कंपाइलेशन का मतलब होता है अकाउंट से FS बनाना। ठीक है, ये क्लियर है कि नहीं अपने को? ये देखो अभी पढ़ो, यहाँ पर 4400 और 4410 विस्तार में समझाया जो मैंने तुमको बोला। 4400 क्या होता है? AUP एंगेजमेंट, अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। ठीक है, और नीचे वाला क्या है? 4410 कंपाइलेशन एंगेजमेंट। क्या कंपाइल करना है? कंपाइल FS फ्रॉम द अकाउंट्स। ठीक है,
इसके अलावा सीए लोग लास्ट में ब्लू सर्कल दिख रहा है, कुछ और भी काम करते हैं पर उसके ऊपर कोई स्टैंडर्ड नहीं है। इन सारे स्टैंडर्ड्स पे एक बार ना सब कोई गौर करो, इस पूरे डायग्राम में आपको 4 तरह के स्टैंडर्ड मिलेंगे। एस ए, मेरा उंगली जहां पे देखो, तुम लोग मत करना हा? क्या है, हाउ मेनी एसेज आर देयर, तुम लोग मत करना, खाली सुन लो। अच्छा कर लो, करो करो, लिखो। हाईलाइट मत करो, खाली लिख लो ना। एस ए फुल फॉर्म कितना होता है, ऊपर में वहां क्या लिखा, कितना होता है, 2, ऊपर मुंडी। हमको एस आर ई का नंबर बोलो, एस आर ई 2400 2400 2410 2410 कितने होते हैं, 2। तीसरा बोलिए क्या है, कितने होते हैं, 3400 3400 3402 3420। फिर क्या होता है, एस आर एस कितने होते हैं, 2 4400 एंड 4410। अब जरा जोड़ो, 38 प्लस 2 40 प्लस 3 43 प्लस 2 45 प्लस 1 46। ठीक है, क्या लिखा पढ़ो तो जरा, SQC1। SQC1 चैप्टर 11 में आएगा। SQC1 अप्लाई, SQC का फुल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल सर, इट अप्लाइज ऑन एवरीथिंग। इट अप्लाइज ऑन ऑडिट, इट अप्लाइज ऑन रिव्यू, इट अप्लाइज ऑन अश्योरेंस एंड इट अप्लाइज ऑन रिलेटेड सर्विसेज। येलो कलर पढ़ो। ठीक है, इधर देखो, लिखो। हमको बताओ तुम, टोटल कितने स्टैंडर्ड्स हैं, 46। टोटल एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स कितने हैं, हाँ ये याद रखना, ये बहुत जन जानते नहीं है। उनसे बोलो टोटल एंगेजमेंट स्टैंडर्ड, वो उसमें SQC को इंक्लूड कर लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आया व्हाट आर एंगेजमेंट स्टैंडर्ड, तो उसमें सर SQC इज नॉट एन एंगेजमेंट स्टैंडर्ड, SQC इज अ क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड। अगर मैं आपसे पूछूं एंगेजमेंट स्टैंडर्ड तो आप बोलोगे ये 4 होता है सर, SA SRE SAE SRS, ये 4 है, ये 4 है एंगेजमेंट स्टैंडर्ड। SQC इज नॉट एन एंगेजमेंट स्टैंडर्ड। तो अब आप लोगों को बताओ टोटल एंगेजमेंट स्टैंडर्ड कितने हैं, 45 की 46। MCQ इंपॉर्टेंट स्टार कर लिया क्या, ठीक है, यहां तक ये डायग्राम पे आना एक बार। 18 स्ट्रक्चर ऑफ द स्टैंडर्ड्स बाय ICAI। चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम पढ़ो, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949, कोड ऑफ एथिक्स। सबसे पहले क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड SQC1 एक ही है। उसके बाद ICAI ने एक बॉडी बनाई है जिसका नाम है AASB, फुल फॉर्म देख के बोलो, ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है, AASB ने इतने सारे एंगेजमेंट स्टैंडर्ड बनाए। अश्योरेंस सर्विसेज पे इतने, अश्योरेंस का मतलब क्या है, एक्सप्रेस ओपिनियन, और रिलेटेड सर्विस मतलब नॉट एक्सप्रेस ओपिनियन। तो रिलेटेड सर्विस पे जो स्टैंडर्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, SRS। नीचे देखो SRS कितने हैं, 2। इधर देखो ये वाला क्या है, अश्योरेंस सर्विस। अश्योरेंस सर्विस में 2 पार्ट है, हिस्टोरिकल FI।
हिस्टोरिकल एफआई का क्या होता है? ऑडिट या फिर रिव्यू। ऑडिट में कौन सा एश्योरेंस देते हो? रीजनेबल एश्योरेंस। और रिव्यू में कौन सा देते हो? लिमिटेड एश्योरेंस। और दूसरा वाला ब्लू क्या है? अदर दैन हिस्टोरिकल एफआई। उसमें आप जो कुछ हिस्टोरिकल एफआई के अलावा कोई और इंफॉर्मेशन पे एश्योरेंस देते हो, उसके लिए कौन सा स्टैंडर्ड है? SAE। ये देखो स्ट्रक्चर, ये ऐसे जो अभी बनवाया वही है ना। SQC कितना है? 1। एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स कितना है? 45। ठीक है, क्लियर है। हमारे सिलेबस में टोटल कितना स्टैंडर्ड है? 30 दिखाया था अभी। ठीक है, सब हो रहा है तो अच्छा। अब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का ब्रेकअप देखो, 200 सीरीज, 300, 400 सीरीज, 500, 600, 700, 800, कुल मिला के कितना? 38। 800 सीरीज सिलेबस में नहीं है, और इनमें से भी बीच में से कुछ कुछ नहीं है। करेक्ट है ये। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का यहाँ से कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, पूरा सिलेबस ही स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है। तो बहुत एग्जाम्पल है, मुझे ये एग्जाम्पल याद की जरूरत नहीं है। फिर SRE, ये 2 नाम नंबर यहाँ से याद करूँगा। इनमें कौन सा एश्योरेंस देते हैं? SRE में लिमिटेड एश्योरेंस। फिर SAE कितने होते हैं? 3 नाम याद करूँगा। कौन सा एश्योरेंस देते हैं? नेगेटिव एश्योरेंस, रीजनेबल, रीजनेबल। फिर SRS 2 होते हैं, नाम याद करूँगा। SRS में कौन सा एश्योरेंस देते हैं सर? नहीं देते हैं। SRS में नो एश्योरेंस। ठीक है, ये दिख रहा है लिखा हुआ नो एश्योरेंस। टर्न द पेज। स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, ये यहाँ से पढ़ना नहीं है, पूरा सिलेबस में डिटेल में घुस के पढ़ेंगे। कौन से चैप्टर में सर? 11। ठीक है, अब ये कुछ बचकाना टॉपिक। ठीक है, ये गुपचुप वाला टॉपिक आ गया अपना। वाई आर स्टैंडर्ड्स नीडेड। सबसे पहले मैं याद का तरीका बता देता हूँ। स्टैंडर्ड्स की मदद से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी अच्छे क्वालिटी का बनता है, और ऑडिट भी अच्छे क्वालिटी का होता है। क्वालिटी क्यू से, क्वालिटी ब्राउन कलर पढ़ो, क्वालिटी ऑफ क्यू से क्वालिटी ऑफ ऑडिट। अब गुप, ये रहा 3। जी से ग्लोबल प्रैक्टिसेस, क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स से लेकर बनाए गए हैं, तो वी आर ऑल्सो फॉलोइंग द सेम प्रैक्टिसेस ऑफ ऑडिटिंग इन इंडिया जो अमेरिका या यूरोप में कोई कर रहा है, तो वी आर फॉलोइंग ग्लोबल ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस। फिर यू से यूनिफॉर्मिटी, सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर स्टैंडर्ड्स फॉलो करके ऑडिट करेंगे तो सबकी क्वालिटी एक जैसी होगी, यूनिफॉर्मिटी ऑफ सर्विसेज। और पी से प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल, स्टैंडर्ड्स गिव अस अ लॉट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज जो हम ऑडिट करते हैं, परफॉर्म करते हैं। आज तुमको मैं इतना सारा स्टैंडर्ड सिखाया, स्टैंडर्ड्स आपको तरह तरह के प्रोसीजर सिखाता है कि नहीं, मटेरियलिटी का कैलकुलेशन सिखाता है कि नहीं, एक्सपर्ट की सर्विसेज का यूज कैसे करना है समझाता है कि नहीं समझाता है? समझाता है ना। तो इट ऑल्सो बिल्ड्स आवर नॉलेज एंड स्किल, दैट इज वाई वी नीड स्टैंडर्ड्स। तो याद करने के लिए क्या बोलेंगे? गुप क्यू स्क्वायर। ठीक है, एक बार जरा याद करो तो जी से ग्लोबल प्रैक्टिसेस, यू से यूनिफॉर्मिटी ऑफ सर्विसेज, पी से प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल, क्यू से क्यू स्क्वायर, क्यू से क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एंड क्यू से क्वालिटी ऑफ ऑडिट। ठीक है, याद करते वक्त ये ना सोचो कि ये परमानेंट याद रहेगा। परमानेंट तो भाई कुछ नहीं है, ये फिर याद करना पड़ता है, ये बार बार याद करना पड़ता है। मेनली क्या होता है, नॉलेज बार बार आपको रिफ्रेश करते रहनी पड़ेगी। यू हैव टू हिट रिफ्रेश अगेन एंड अगेन। ऐसा नहीं है कि अभी एक बार ये सुन लिया और परमानेंट याद हो गया, वैसा नहीं होता, बार बार करना पड़ता है। मैं आज सुबह रिवीजन कराने आया हूँ तो मुझे भी बॉस रिवाइज करके ही आना पड़ेगा। आई हैव टू गेट अप अर्ली, लर्न, रिवाइज ईच एंड एवरी देन ओनली। तो नॉलेज ऐसा कभी नहीं होता, ये एक भ्रांति होती है स्टूडेंट की, उसको लगता है कि मैं भूल गया। अरे सब भूलते हैं, याद बार बार करना पड़ेगा। और ये भी मैं 50 बार बोला हुआ हूँ क्लास में कि ये एक बहुत बड़ा मिथ है। स्टूडेंट लोग क्या करते हैं ना, वो टारगेट कर लेते हैं कि यही है बस, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट लोगों को क्या लगता है, जब सिलेबस में EISM हुआ करता था ना, तब स्टूडेंट बोलते थे सबसे मतलब इम्पॉसिबल याद करना कौन सा, EISM। अब वो हट गया तो सबसे इम्पॉसिबल कौन है याद करना, ऑडिट। समझ रहे हो, ये गलत फहमी है। भूलते हम हर सब्जेक्ट है, तुम भूलते अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी हो, वो जो पूरा अकाउंट्स में तुम इतना सारा AS वेस पढ़ोगे वो भी तुमको परमानेंट याद नहीं करना, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। भूलते तुम सम्स भी हो, तुम टैक्स में, कॉस्ट में, FM में जो सम्स घसते हो तुम वो भी भूलते हो, वो बार बार देख के अप्रोच याद करना पड़ता है। ऐसा थोड़ा है कि मैं भी अगर तुम्हारा एक इम्प्रॉम्प्टू टेस्ट ले लूँ कोई भी सम्स वाले सब्जेक्ट का तो तुम सम्स तोड़ दोगे, कोई गारंटी है? तुम बोलोगे सब रिवाइज करके आना पड़ेगा। तो भूलते हर चीज़ है, ये एक वहम है कि हम इसको ज़्यादा भूलते हैं। ठीक है, ड्यूटीज। What is the duty of a chartered accountant auditor in relation to the engagement and quality control standard? एक बार सुनो तो,
एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स कितने होते हैं? 45। क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड कितने होते हैं? 1। टोटल कितने होते हैं? 46। अब हमारी ड्यूटी क्या है? नंबर 1, इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोफेशनल अकाउंटेंट टू सी कि स्टैंडर्ड्स फॉलो किया गया है। ठीक है, कभी कभार ऐसा सिचुएशन आता है जहां स्टैंडर्ड फॉलो करना पॉसिबल नहीं है, तो वहां पे हम क्या करते हैं? आप ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर। नंबर 2 पढ़ो, ब्राउन कलर। ठीक है, तो सर वहां पे हम लोग क्या करेंगे? आप तब तुम लोग को आपका मतलब नहीं मालूम था, अब मालूम है ना? आपके नीचे क्या लिखा पढ़ो? ऑल्टरनेटिव ऑडिट। वर्ड वो लोग इसलिए नहीं लिखा बिकॉज वो लोग जनरल बना रहे हैं फॉर ऑल एंगेजमेंट्स। ऊपर टॉपिक का नाम तो था ना ऑल एंगेजमेंट्स, तो इसीलिए वो ऑडिट वर्ड नहीं डाला, क्योंकि इसमें ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर ऑडिट में भी होता है, रिव्यू में भी होता है, हर जगह होता है। ठीक है, अच्छा, आप अगर किसी नॉर्मल प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर पाए और आपने ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर किया, तो ये बात आपको अपनी रिपोर्ट में बतानी पड़ेगी। आप अपने रिपोर्ट में बताओ दैट यू हैव टू डू द डिपार्चर फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स बिकॉज ऑफ सच एंड सच रीजन। और जो आपने दूसरा वाला प्रोसीजर लगाया उससे आपको एविडेंस SAAE मिला कि नहीं मिला। 4 नंबर पढ़ो। अब मैं आज तुमको एक नई बात बताता हूं जो शायद उस समय नहीं बताई होगी, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं, पर तुमको बता देता हूं। ये जरूरी है जानना, तब जाके तुमको इसका महत्व पता चलेगा। वो आगे की बात नहीं बताऊं ना तो महत्व पता नहीं चलता। कोड ऑफ एथिक्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। कोड ऑफ एथिक्स हम लोग पढ़ेंगे पर इंटर में नहीं, फाइनल में। ठीक है, कोड ऑफ एथिक्स में देयर आर 34 मिसकॉन्डक्ट्स, जिसमें से वन ऑफ द मिसकंडक्ट इज अगर एक CA ने ऑडिट करते वक्त स्टैंडर्ड से डिपार्चर किया है और ये बात उसने अपने ऑडिट रिपोर्ट में बताई नहीं है, ही इज गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और ICI उसके ऊपर एक्शन लेगा। तो ये छोटी सी बात नहीं है। 4 नंबर पढ़ो फिर से। आपने अगर स्टैंडर्ड से डिपार्चर करके कुछ अल्टरनेट प्रोसीजर लगाया है तो ये बात आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में बोलना पड़ेगा कि भाई फलाने केस में हमको स्टैंडर्ड से डिपार्चर करके ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर लगाना पड़ा था टू गेट दी एविडेंस। नहीं बोले तो गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट एक्शन लेगा तुम्हारे खिलाफ। समझ रहे हो, इतना सीरियस है ये। आर वी ओके विद दिस? क्लियर है? ठीक है, अब एक नया अध्याय चालू करने जा रहा हूं। मैंने अभी सारे स्टैंडर्ड्स का नाम नंबर ये सब करा दिया, याद करा दिया। एक बार लास्ट, एक बार फिर मेरे लिए एक बार फिर से याद कर लो। पहले कौन है? S, सबसे ऊपर कौन है? SA। छोड़ दो, SA का तो नाम नंबर याद करेंगे वो शीट से, वो उसके लिए शीट है ना। ये तो पूरा SA का नाम नंबर का शीट है, तो इसको तो याद करने का टेंशन नहीं मेरे को। SA की जस्ट बात क्या है? नंबर्स। SRE का नंबर्स क्या है? 2400। ब्रैकेट बोलो, ब्रैकेट बोलो, रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल अफेयर्स। SRE 2410, 2410। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ 2400, 2410। इंग्लिश में बोलोगे तो 2400। नीचे वाला क्या है? 3400। उसने 4400। हजार बदल रहा है। ठीक है, मतलब हजार आगे भाग रहा है। तो 2400 क्या है? ब्रैकेट में पढ़ो, रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल अफेयर्स। 2410 क्या है? रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तुम लोग को याद है, कुछ स्टूडेंट डाउट भी पूछे थे मेरे से, सर FS और FI में फर्क क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट और FI इज अ जनरल वर्ड, FS इज अ पार्ट ऑफ इट। व्हेन यू से द वर्ड FI इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। ठीक है, FS इज अ जनरल मतलब स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ FI। 2400 के बाद क्या आता है? 3400। तो उसके नाम से 3 है, SAE 3400। सर वो क्या होता है? ब्रैकेट देखो तुम लोग अपने बुक में, पेज बताऊं क्या मैं देख के? 19, पेज नंबर 19 में तुम लोग अपना ब्रैकेट देखो। ओम नमः शिवाय। SAE 3400 किस चीज पे है? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। 3402 कंट्रोल्स एट अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। 3420 प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन अ प्रोस्पेक्टस। वेरी गुड। 3400 के बाद क्या है? 4400। नाम बोलो, SRS। 4400 क्या है?
AUP एंगेजमेंट, अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। SRS 4410 क्या है? कंपाइलेशन एंगेजमेंट। हो गया, करेंगे तो होगा, धीरे धीरे टाइम लगता है पर करेंगे तो पक्का हो जाएगा। पेज 1.21 पे डायग्राम बनाया हुआ, आ जाओ इस पर। ओके, ये डायग्राम का हेडिंग क्या है? पहले स्लो बोलूंगा फिर आगे गति पकड़ लूंगा, ठीक है? ध्यान से। ये डायग्राम किस चीज पे है? अश्योरेंस एंगेजमेंट। अश्योरेंस मतलब जहां पर भी आप कोई ना कोई प्रकार का अश्योरेंस दे रहे हो। सर अश्योरेंस में क्या क्या आता है? ऑडिट में आप कौन सा अश्योरेंस देते हो? रीजनेबल अश्योरेंस। रिव्यू में आप कौन सा अश्योरेंस देते हो? लिमिटेड अश्योरेंस। अदर अश्योरेंस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ अश्योरेंस देते हो, ठीक है? अश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सर कोई डेटा है, कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बना हुआ है, मुझे उसके ऊपर चेक करके ओपिनियन देना है। बात को समझो, शांति हो जाओ, ठीक है? अश्योरेंस एंगेजमेंट मतलब देयर इज सम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और मुझे उस पर ओपिनियन देना है। जस्ट इमेजिन करो कि मेरे हाथ में ये कागज जो ये क्या है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है? कुछ पन्नों का है, ओके? अश्योरेंस का मतलब है मुझे इस पे ओपिनियन देना है। ओपिनियन सब्जेक्टिव कि ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ओपिनियन का मतलब होता है कि मैं इसको किसी बेंचमार्क या क्राइटेरिया से कंपेयर करके बोल रहा हूं ये सही है कि गलत है। मैं अपने मन की भावना से नहीं बोल रहा कि सही है गलत है, ठीक है? इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर कोई ना कोई एक बेंचमार्क या सूटेबल क्राइटेरिया है, जैसे शेड्यूल 3, जैसे AS, जैसे इंड AS। तो मैं उस बेंचमार्क से इसकी तुलना करके बता रहा हूं कि ये सही है कि गलत है। सो अश्योरेंस का मतलब क्या होता है? इवैल्यूएशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अगेंस्ट अ सूटेबल बेंचमार्क और अ क्राइटेरिया। आई रिपीट, इवैल्यूएशन ऑफ financial information against a suitable criteria, and then expressing an opinion. जैसे ऑडिट में क्या होता है? In the context of audit, this represents financial statements, and financial statements are compared against a suitable criteria, and that criteria is called FRF. FRF का एग्जाम्पल शेड्यूल 3। तो FS को मैं उससे कंपेयर करके ही तो बोलता हूं भाई कि ये ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं है। तो अश्योरेंस मींस, फिर से, इवैल्यूएशन ऑफ, अब इसको बोलेंगे सब्जेक्ट मैटर। क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट मैटर। इवैल्यूएशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट सुटेबल क्राइटेरिया एंड देन एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन। अच्छा, हु एम आई? ऑडिटर। पर मेरे को ऑडिटर मत बोलो, बिकॉज मैं जो बोल रहा हूं अश्योरेंस, तो ऑडिट इज अ टाइप ऑफ अश्योरेंस। तो आप मेरे को बोलो प्रैक्टिशनर। जनरल वर्ड क्या है? प्रैक्टिशनर मतलब CA इन प्रैक्टिस। तो मैं एक प्रैक्टिशनर हूं, मैं सब्जेक्ट मैटर को क्राइटेरिया से कंपेयर करके ओपिनियन दे रहा हूं। क्या ये सब्जेक्ट मैटर मैंने बनाया? किसने बनाया? मैनेजमेंट। उनको अपने बोलेंगे रेस्पॉन्सिबल पार्टी। क्या बोलेंगे? रेस्पॉन्सिबल पार्टी। और ये सब्जेक्ट मैटर किनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर मत बोलो, क्या बोलो? यूजर। देखो, ट्राइंगल के बीचों बीच एक डॉक्यूमेंट दिख रहा है, तो इस डॉक्यूमेंट को आप बोलोगे सब्जेक्ट मैटर। इस डॉक्यूमेंट को मैं कंपेयर करूंगा अगेंस्ट क्राइटेरिया। मैं कौन हूं? प्रैक्टिशनर। ये सब्जेक्ट मैटर किसने बनाया? किसके लिए बनाया? लुक एट द डायग्राम। नंबर 1 क्या है? खाली हरा रंग बोलेगा, ठीक है? नंबर 1 क्या है?
देयर हैज टू बी सब्जेक्ट मैटर जिसके ऊपर मैं एश्योरेंस दे रहा हूं। मैं भाई कोई चीज पे एश्योरेंस दे रहा हूं ना, तो वो सब्जेक्ट मैटर मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगा। वो सब्जेक्ट मैटर किसी क्राइटेरिया के हिसाब से बना है और मेरे को उस क्राइटेरिया के मुताबिक इवैल्यूएट करना है। वो क्राइटेरिया क्या है? नंबर 2 क्या है क्राइटेरिया? एग्जाम्पल शेड्यूल, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क शेड्यूल 3 AS एंड AS। हु एम आई? नंबर 3 प्रैक्टिशनर। मैं ऑडिट करता हूं तो आप मुझे ऑडिटर बोलते हो, मैं बाकी कुछ करता हूं तो आप मुझे प्रैक्टिशनर बोलते हो, तो जनरली आप मुझे क्या बोलते हो? प्रैक्टिशनर। ठीक है, सब्जेक्ट मैंने बनाया क्या? किसने बनाया? नंबर 4 रिस्पॉन्सिबल पार्टी ने। किसके लिए बनाया? नंबर 5 इंटेंडेड यूजर के लिए, जैसे शेयर होल्डर्स। ठीक है, पेज 14। पहुंचे सब कोई? टॉपिक नंबर 13 कोई टोके। इसके पहले मैं बोल दूं कि इसके पहले के जो खुदरे खुदरे छोटे टॉपिक है वो भी कराऊंगा, पर लास्ट में कराऊंगा। टॉपिक नंबर 13 देखो, 13 के ऊपर ही मैंने क्या लिखा है कि यहां पर आते यहां पहले मत पढ़ना, पहले जाके 1.21 वो जो ट्राइंगल अभी पढ़ा के आया ना वो पढ़ना, फिर यहाँ आना। अब देखो कैसे समझ में आएगा। अश्योरेंस एंगेजमेंट पढ़ो, 1 2 3 दिख रहा है, रीड। नंबर 1 an engagement in which a practitioner expresses an opinion, सही बात। नंबर 2 enhances the degree of confidence of the intended users. नंबर 3 measurement of subject matter against a criteria। अब देखो क्लियर है कि नहीं है? सही है। तो अब ये तीनों लाइन को जोड़ के डेफिनेशन बन जाएगा। Define an assurance engagement. Sir, an assurance engagement is an engagement, number 1, in which a practitioner expresses an opinion. Number 2, to enhance the degree of confidence of intended users. Number 3, measurement of subject matter against a suitable criteria. हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। अब वो जो 5 शब्द है ना, उसी का मीनिंग एक एक करके आएगा। बोलता है इसमें 3 पार्टी होते हैं। हाँ, ऊपर में कौन बैठा है? प्रैक्टिशनर। नीचे में कौन बैठा है? रिस्पॉन्सिबल पार्टी और इंटेंडेड यूजर। नंबर 2 देयर हैज टू बी अ सब्जेक्ट मैटर, द इंफॉर्मेशन विच इज टू बी जज्ड अगेंस्ट द क्राइटेरिया। देयर हैज टू बी अ सूटेबल क्राइटेरिया इज अ बेंचमार्क यूजिंग विच द इंफॉर्मेशन द सब्जेक्ट मैटर हैज बीन प्रिपेयर्ड। एंड नंबर 4 आई वॉन्ट SAE। सर SAAE क्यों नहीं बोला? क्योंकि मैं ऑडिट नहीं एश्योरेंस पढ़ा रहा हूं, तो उसको सबको लेना है ना, ऑडिट रिव्यू। SAE में पहला वर्ड क्या है? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट, तो हटा दो ऑडिट, तो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस। तो SAE सफिशिएंट का मतलब हरा रंग, क्वांटिटीज, और एप्रोप्रिएट मतलब सर ये तो पूरा चार्ट के आ चुके ऐसे 500 में। अरे ऐसे 500 चैप्टर नंबर 4, ऐसे 500 में तो पूरा पढ़ा। सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी और एप्रोप्रिएट मतलब क्वालिटी, पूरा डिटेल में आया, एकदम अच्छी तरह से अपने पढ़े हैं, है ना। क्वांटिटी, सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन क्वालिटी, इट डिपेंड्स ऑन ROMM, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, इट डिपेंड्स ऑन साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। क्वालिटी मतलब रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी। और लास्ट में अपने क्या देते हैं बना के? एक रिटन अश्योरेंस रिपोर्ट। टाइप्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट, ये देखो इधर, लारा अभी थोड़ा सा पहले रिवाइज कराया था कि नहीं? ऑडिट में आप ला देते हो कि रा रीजनेबल एश्योरेंस। रिव्यू में आप क्या देते हो? ला लिमिटेड एश्योरेंस। अब ऑडिट और रिव्यू, रीजनेबल एश्योरेंस और लिमिटेड एश्योरेंस में क्या फर्क है? इधर देखो, रीजनेबल एश्योरेंस इज अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। यहां हम बहुत ज्यादा प्रोसीजर्स करते हैं। कितने? 7 ऑडिट प्रोसीजर्स। इन नाम बोलो। इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, कंफर्मेशन, एनालिटिकल, रीरी। अब तो सर उनका डेफिनेशन भी याद करके आ चुके हैं, तो आज बेहतर समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? ठीक है। तुम ये सोचो कि यू हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम चैप्टर 1, सो ऑब्वियसली नाउ इट विल बी मोर इजी, मतलब इजियर एंड यू कैन थिंक मोर अबाउट इट। जैसे मैं बोलता नहीं हूं कि तुमको अगर हम लोग 2-3 साल पहले भेज दें क्लास 10 में, तो अब तुम 10 में फाड़ नहीं दोगे क्या जाके वहां? सपोज तुम्हारा कंपटीशन हो जाए क्लास 10 में, तुमको वापस भेज दे, तुमको भी साल भर दे रहा हूं जाओ तैयारी करने के लिए। इस बार तो बोर्ड टॉपर, स्कूल टॉपर क्या होता है? बोर्ड टॉपर। क्योंकि सोचने का तुम्हारा लेवल बहुत
तुम आगे की चीज देख लियो ना तो तुमको पीछे का चीज वो और लल्लू लगेगा, इजी लगेगा तुम्हारे लिए, बहुत इजी। तुम्हारा राइटिंग स्किल कितना बिल्ड हो गया होगा तुम सोचो। तो अब वैसे तुम सोचो तुम चैप्टर में पार करके आ चुका है, तो अब तुम चैप्टर में जाओगे ना तुमको और ज्यादा समझ में आएगा अच्छे से। रीजनेबल एश्योरेंस में जो कंक्लूजन हमें मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? रीजनेबल कंक्लूजन। यहाँ इसका एग्जाम्पल क्या है? ऑडिट एंगेजमेंट। लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट में इट्स अ हाई लेवल की लो लेवल? लो लेवल एश्योरेंस। प्रोसीजर ज्यादा है कि कम है? सर कम है। कितना है? इसमें दो ही करते हैं, इंक्वायरी और एनालिटिकल। अच्छा, लिमिटेड एश्योरेंस में जो कंक्लूजन मिलेंगे वो कौन से कंक्लूजन है? लिमिटेड कंक्लूजन। एग्जांपल रिव्यू एंगेजमेंट, ठीक है। अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट में तीन होते हैं ना, 3400, 3402, 3420। इन्होंने 3400 का एग्जांपल लिया, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल मतलब फोरकास्ट। क्या मतलब इसका? फोरकास्ट। अच्छा, इट इज, इसमें दो चीज याद रखना है, डबल ए से और ए से एक्शंस। अब इधर पढ़ो जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है, पढ़ना। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मींस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन assumptions about the events that may occur in future and also based on the possible action by the entity। कि हमने assumption ली कि भविष्य में क्या क्या इवेंट होगा और हम क्या क्या एक्शन करेंगे, उस आधार पे हमने क्या बनाया है? फोरकास्ट। फोरकास्ट दो तरह का होता है, या तो सिर्फ फोरकास्ट या फिर प्रोजेक्शन या फिर अ कॉम्बिनेशन। अब ये फोरकास्ट और प्रोजेक्शन में एग्जैक्टली क्या फर्क है, ये सब ऊपर वाली क्लास में आता है, नीचे में नहीं। यहाँ बस इतना सही है, ठीक है। थोड़ा फर्क होता है फोरकास्ट और प्रोजेक्शन में। प्रोजेक्शन और फोरकास्ट थोड़े डिफरेंट है, ठीक है। वो एग्जैक्ट डिफरेंस अभी अपने को नहीं करना, सिलेबस में नहीं है। इस पे आते हैं। प्रैक्टिशनर को एविडेंस चाहिए नंबर 1 कि मैनेजमेंट ने फोरकास्ट बनाते वक्त जो अजम्पशंस यूज किया है वो रीजनेबल है कि नहीं है। एंड नंबर 2, मैनेजमेंट ने उन अजम्पशंस को सही तरह से इस्तेमाल करके फोरकास्ट बनाया है। फोरकास्ट में जो अश्योरेंस हम देते हैं उसका अश्योरेंस का टाइप क्या होता है? नेगेटिव अश्योरेंस। इधर सिर्फ ये बोल्ड में जो लाइन है पढ़ना, तो नथिंग हैज कम टू माई अटेंशन टू सजेस्ट दैट दीज अजम्पशंस डू नॉट प्रोवाइड अ रीजनेबल बेसिस फॉर द फोरकास्ट या प्रोजेक्शन, ठीक है। अब ये आ गया, मतलब ये खत्म होता है। अब यहाँ से जो टिट्टी बिट्टी बचे हुए छोटे छोटे टॉपिक वो डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या है? क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर। हमारे ऑडिटर में सब कुछ होना चाहिए, सारे जो 33-34 करोड़ भगवान है सबको जोड़ दो, सब होना चाहिए। इन्होंने कुछ भी छोड़ा नहीं है। टैक्ट, कॉशन, फर्मनेस, गुड टेम्पर, फलाना ढिमका, हर वो क्वालिटी जो बिजनेसमैन के पास होता है इसके पास भी होना चाहिए। इसके अलावा ही मस्ट हैव अ शाइन ऑफ कल्चर एंड हाई लेवल ऑफ इंटेग्रिटी। नंबर 3, ट्रस्ट होना चाहिए, ह्यूमन क्वालिटी जैसे कंपैशन होना चाहिए। और चौथा, एग्जॉस्टिव नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग वगैरह चाहिए। इनफैक्ट भाई वही तो पहले चाहिए ना, ये 1 2 3 तुम्हारे पास कूट कूट के भरा है, पर तुम्हारे पास ये नहीं है तो तुम ऑडिट नहीं कर सकते। ये जो पूरा टॉपिक है ये आईसीआई ने अपनी तरफ से फेक के बनाया कि मतलब ऑडिटर में क्या चाहिए, जितना वो लोग सोच सकते हैं सब डाल दिया इसमें, ठीक है। मम्मी का कहना मानना चाहिए, पापा का काम करना चाहिए, पड़ोसी का भी काम करना चाहिए, सब जो मन में आ रहा है सब डाल रहे हैं रैंडम इधर। अब देखो सर कितने प्रकार के स्टैंडर्ड्स है, टोटल 46 में से 45 क्या है? एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स, और एक क्या है? क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड। ये उसका ब्रेकअप करा चुका मैं, ये हो चुका, यहां से अंत तक हो चुका है ना। अब पीछे जाएंगे वापस। पेज 12। अब तो खत्म है, अब तो 12, 13 और 14 बस 2-3 पेज है ये, और इसमें सब हल्के फुल्के सस्ते कंटेंट है, ठीक है। व्हाट इज एन एंगेजमेंट? सर एंगेजमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द ऑडिटर एंड द क्लाइंट। ग्रीन कलर, ठीक है।
और हम लोग क्या करते हैं, एक लेटर बना लेते हैं ना, उस लेटर को बोलते हैं एंगेजमेंट लेटर। वो पढ़ाऊंगा ऐसे 210 चैप्टर नंबर 11 में, ठीक है। What is the purpose of an audit engagement? To enhance the degree of confidence of the users of financial statements. अच्छा, ऑडिट को इतने अलग अलग नाम से बोला जाता है, ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट, ये सब एक ही है। इन सब का मतलब है ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ऑडिट? इजी। अब आज ये बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट में जो हाईलाइटर किया हुआ है, खाली हाईलाइटर पढ़ लो। दिस नीड्स नो एक्सप्लेनेशन नाउ, यू जस्ट हैव टू मेमोराइज द पॉइंट्स। और इसमें से 5-6 तो मन से बोल ही सकते हो। इज ऑडिट मैंडेटरी और वॉलंटरी? सर मैंडेटरी भी होता है, वॉलंटरी भी होता है। कुछ लोगों, कुछ कंपनियों के लिए, कुछ एंटिटीज के लिए मैंडेटरी और कुछ के लिए, कंपनी के लिए मैंडेटरी। एलएलपी के लिए अगर एलएलपी का कैपिटल 25 लाख के ऊपर है या फिर टर्नओवर 40 लाख के ऊपर है तो मैंडेटरी है, वरना वॉलंटरी। पार्टनरशिप फर्म के लिए वॉलंटरी, प्रोप्राइटरशिप के लिए वॉलंटरी। अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ पार हो जाता है तो टैक्स ऑडिट इज मैंडेटरी, ठीक है। वैसे हु अपॉइंट्स द ऑडिटर? ठीक है। नंबर 1 द ओनर, जैसे शेयर होल्डर्स अपॉइंट द ऑडिटर। एग्जाम्पल एक एक करके। कंपनी के केस में कौन करता है? शेयर होल्डर्स। गवर्नमेंट कंपनी में कौन करता है? CAG, फुल फॉर्म कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। देखें अभी वही है क्या? मेरे ख्याल से इतनी जल्दी तो नहीं चेंज होगा। हाँ यही है अभी तो, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। फर्म के केस में कौन होता है? ओनर, पार्टनर्स। और टैक्सेस के केस में गवर्नमेंट अथॉरिटी भी करवा सकते हैं, ठीक है। नंबर 12 टू हुम द रिपोर्ट इज सबमिटेड बाय द ऑडिटर। हम लोग रिपोर्ट एड्रेस किसको करते हैं? शेयर होल्डर्स को, पर देते क्लाइंट को, वो अपने आप शेयर होल्डर्स को देगा। हमारी ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर लिखा रहता है टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, मतलब शेयर होल्डर्स, पर हम देते नहीं, देते क्लाइंट वाले अपने आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। टॉपिक 13 हो चुका, थैंक यू।